हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है लीनियर अरेंजमेंट। मैथमेटिकल रीजनिंग का बड़ा ही प्यारा टॉपिक है लीनियर अरेंजमेंट। इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे पजल टेस्ट का क्या मीनिंग है। जो लीनियर अरेंजमेंट है वो पजल टेस्ट का एक पार्ट है, सब पार्ट है। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट में, वैसे तो और भी सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन, हेक्सागन बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन जनरली हमारा जो टॉपिक है एमडीसी का जो पेपर है, उसमें हम जनरली जो 4 टाइप्स की जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, इनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा लीनियर अरेंजमेंट। उसका क्या मीनिंग होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर अरेंजमेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पजल टेस्ट है, पजल टेस्ट में पजल नाम जरूर है लेकिन हमें पजल नहीं होना। हमें ट्राई किया जाएगा कि हमें पजल किया जाए, लेकिन हम क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से, बड़े ढंग से, अच्छे से उसको रीड करेंगे। एक बार रीड करेंगे, 2 बार रीड करेंगे कि हमें उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग पता चल जाए कि उस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, ताकि हम पजल ना हो। तो जो पजल टेस्ट है, इसमें जनरली क्या कहते हैं, इन मैथमेटिकल रीजनिंग द पजल टेस्ट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सीटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट में, लीनियर अरेंजमेंट की आज हम बात करेंगे। जो पजल टेस्ट होते हैं वो जनरली बेस्ड क्या होते हैं, सीटिंग एंड प्लेसिंग अरेंजमेंट, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स और जम्बल्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड हमारे पजल टेस्ट होते हैं। लेकिन आज हम जनरली लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। वी रिक्वायर्ड, पजल टेस्ट में क्या होता है, वी रिक्वायर्ड टू एनालाइज द गिवन इंफॉर्मेशन। जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है उनको एनालाइज करना होता है, एंड यूज इट इन ए सुटेबल मैनर। सुटेबल मैनर में उनको यूज करते हैं, किस लिए, टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशंस। जो गिवन सिचुएशंस होती हैं उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करके उनका आंसर बताते हैं कि उनका आंसर क्या आएगा। जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है बस उनके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान से सोचना होता है कि वो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो मेनली 4 टाइप्स की हैं, और भी होती हैं लेकिन जनरली हमारा जो सिलेबस है उसमें हम ये जो 4 टाइप्स की जो अरेंजमेंट है इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर अरेंजमेंट। तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट से पता ही चलता है कि भी सिटिंग की बात कर रहे हैं, वैसे स्टैंडिंग भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, एक ही मीनिंग बन जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट एज द वर्ड सजेस्ट इज मेकिंग श्योर दैट पीपल इन ए ग्रुप आर मेड टू सिट। ग्रुप में पीपल 3 पीपल्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। उनको हम एक रो में बिठाने की बात करें, सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो एक सिंगल रो में जब बिठाने की बात करते हैं उनको हम, तो वो लीनियर अरेंजमेंट कहलाता है, और उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। मेड टू सिट इन सच ए वे दैट ऑल द गिवन कंस्ट्रेंट एंड गिवन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब हमें कुछ कंडीशंस, कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगी, उन कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से हमने उनको एक सिंगल लाइन में या सर्कुलर केस में, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, उनमें अगर बिठाने की बात करते हैं, तो वो जो हम अरेंजमेंट बनाएंगे कि पी यहाँ बैठता है, क्यू यहाँ बैठेगा, आर वहां बैठेगा, एस वहां बैठेगा, ए वहां बैठेगा, वो जो उस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसको इस वे में अरेंज करेंगे, पजल्स की फॉर्म में। गिवन होगा क्वेश्चन कि वो उसके साथ बैठा है, वो उससे 2 स्टेप्स आगे बैठा है, वो उन दोनों, दो ए और बी के बीच में सी है, पी और आर जो है वो एंड पोजीशंस पर हैं, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस गिवन होगा। और जितनी भी कंडीशंस गिवन होंगी, हम जो अरेंजमेंट बनाएंगे वो कंडीशंस जो होंगी वो उस अरेंजमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो भी गिवन कंस्ट्रेंट्स और कंडीशंस होंगी उनको, वो जो भी हम अरेंजमेंट बनाते हैं वो उन सभी कंस्ट्रेंट्स और कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और करेगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जनरली दीज कंडीशंस आर बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट्स सच एज वेट, हाइट, मार्क्स, प्रोफेशनल, लाइकिंग, डिसलाइकिंग। कुछ भी हो सकता है कि किस वे में कहा गया है क्वेश्चन में, वो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। सिटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 4 कैटेगरीज: लीनियर अरेंजमेंट, डबल रो अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, हेक्सागन अरेंजमेंट, ऑक्टागन अरेंजमेंट। कुछ भी हो सकता है लेकिन जनरली हम इन 4 टाइप्स को मेनली हम डिस्कस करेंगे। और उनमें से आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर अरेंजमेंट। तो लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर वर्ड से पता चलता है
लाइन में हम अरेंज करने की बात कर रहे हैं। लीनियर अरेंजमेंट में क्या करें, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट द पर्संस आर अरेंज्ड इन ए लाइन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। एक लाइन में बिठा दिया, एक लाइन में बिठा दिया, जो गिवन कंडीशंस होंगी उनको सेटिस्फाई करते हुए इन लीनियर अरेंजमेंट जनरली ए सिंगल रो इज फॉर्म्ड। एक सिंगल रो फॉर्म्ड होती है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें एक दो बातों का जनरल टिप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो क्या है कि हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन में फेसिंग का ध्यान रखना होगा कि नॉर्थ फेसिंग में कहा गया है या साउथ फेसिंग में। भी जो पीपल्स बैठे हैं एक रो में तो बैठे हैं, क्या वो उनका फेस नॉर्थ की साइड है या उनका फेस साउथ की साइड है। और अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, तो जनरली हम उस क्वेश्चन को क्या सोच के सॉल्व करते हैं कि वो जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो नॉर्थ, उनका जो फेस है, जो पीपल सिटिंग इन अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, उन पीपल्स का जो फेस है, सबका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। और नॉर्थ डायरेक्शन को जनरली हम अपर एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो साउथ फेसिंग के लिए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे। यानी सबसे पहले क्वेश्चन में रीड करके हमें ये देखना है कि जो पीपल का फेस कहा गया है, स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, जो भी गिवन है उनका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में कहा है या साउथ में कहा है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम हमेशा नॉर्थ फेसिंग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। दूसरा, जब आप उस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद ये नहीं कि पहली लाइन से अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट कर दें। ए बी के पास बैठा है तो ए बी के पास, वो उसके पास है, वो उससे 3 स्टेप आगे है, उनके बीच में टू पर्सन हैं, 3 पर्सन है। हम उन क्लूज को, जो हमें कंस्ट्रेंट कंडीशंस गिवन होंगी, उन सबको हम रीड करेंगे और उसमें से जो हमारे पास डायरेक्ट या पॉजिटिव क्लू, रीजन, कंडीशंस जो गिवन होंगी उनको हम सर्च आउट करेंगे। क्योंकि ये नहीं कि पहली 2 लाइन लिख दी फिर तीसरी फिर बीच में मिक्स कर दिया कहीं से। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप से ही हमारा आंसर आना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है थर्ड स्टेप से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता। तो जो डायरेक्ट मीनिंग होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज कई बार, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि जो P एंड S जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन पर बैठे हैं, P एंड S एक्सट्रीम पोजीशन पर बैठे हैं, तो इसका मतलब मान लो P यहाँ है तो S यहाँ होगा लास्ट वाले में, और अगर मान लो S यहाँ होगा तो P यहाँ होगा, जो एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये भी वैसे तो इजी कंडीशन हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डायरेक्ट है, ए बी के लेफ्ट में है, बी ए के लेफ्ट में है या राइट में है, उसको हम ध्यान में रखते हुए जो पॉजिटिव क्लू होगा और डायरेक्ट जो रिजल्ट होगा, उन कंडीशंस को ढूंढ के पहले हम उनको की हेल्प से अपना जो पॉसिबल अरेंजमेंट होगा उसको देखने की ट्राई करेंगे। और फिर जो बच जाता है स्टेप बाय स्टेप की, अच्छा इसको तो मैंने यूज नहीं किया, इसको तो मैंने यूज नहीं किया, उन सबको हम स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे। और यूज करने के बाद एक बार जब आपने अरेंजमेंट बना दिया तो एक बार आप चेक कर सकते हो कि क्या गिवन कंस्ट्रेंट्स, गिवन कंडीशंस जितनी भी हैं, जो हमने अरेंजमेंट बनाया है, क्या वो अरेंजमेंट उन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले जो हमें डायरेक्ट रिजल्ट, डायरेक्ट क्लू, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, उसको पहले हम अरेंज करने की ट्राई करें। ये किसी ने नहीं कहा पहले पहली लाइन को अरेंज करना है फिर दूसरी को फिर तीसरी, उसमें जो कंडीशंस गिवन है वो सारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं क्वेश्चन में, हम आज वैसे सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जो लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसमें कई बार एक ही क्वेश्चन में 4-4 पॉसिबिलिटी भी बन जाती हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती हैं उन सभी पॉसिबिलिटीज को ध्यान रखें कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ये नहीं कि तुक्का कि भी एक पहली पॉसिबिलिटी जो है इसको लेके चलता हूँ कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हो सकता है उससे सॉल्व हो जाए, लेकिन हमारे माइंड में जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है, जो कंडीशंस कही गई हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें सारी कंडीशंस, सारी पॉसिबिलिटीज माइंड में रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाए। बिल्कुल इजी तब है जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन मजा आता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अरेंजमेंट से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस मिलने के काफी चांसेस होते हैं, चाहे वो लीनियर अरेंजमेंट के मिले, चाहे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की, चाहे सर्कुलर अरेंजमेंट के। इसमें जनरली हम जो टू फेसिंग की बात कर रहे हैं, एक नॉर्थ फेसिंग और एक साउथ फेसिंग, तो इसके लिए बात कर रहे हैं, व्हाइल अरेंजिंग ए पर्सन द डायरेक्शन इन विच पर्संस आर फेसिंग शुड टेकन इनटू द अकाउंट। ध्यान रखना है कि किस पोजीशन में कहा गया है। इन केस ऑफ लीनियर अरेंजमेंट, इफ वी स्टेटेड दैट देयर आर 5 पर्संस सिटिंग फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर उनका फेस है, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है, एक किस्म से आप ये सोच लो कि ये मेरी जो डायरेक्शन है, ये जैसे मैं नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन अगर
ये अपवर्ड डायरेक्शन में शो करता हूँ, हमेशा नॉर्थ को हम अपवर्ड में शो करेंगे, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन का मीनिंग क्या मतलब बनेगा, मेरा जो राइट है, मेरा जो राइट है वो उसका राइट बनेगा, मेरा जो लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट बनेगा। अगर हम नॉर्थ फेसिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं तो मेरा यानी इसमें जैसे हम कह रहे हैं अरेंज इन द 5% है, 5% है, ये ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये 5% है, ये नॉर्थ फेसिंग में है। नॉर्थ फेसिंग में है मतलब यहां से ये जो ए है, यहां से ये इसका लेफ्ट कहलाएगा, लेफ्ट, जैसे मेरा लेफ्ट ये है, ये मेरा राइट है, राइट। तो मतलब जो नॉर्थ फेसिंग वाले के केस में होगा, इसका मतलब ए जो है वो मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर है, ए जो है वो मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर है, और ई जो है, ई वो मेरा एक्सट्रीम राइट पोजीशन पर है। ये एक्सट्रीम पार्ट होते हैं। सी जो है, सी अगर 5 की बात करता हूं तो सी जो है वो मिडल में हो जाएगा। 2 इसके लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में है 2%, और 2% सी के राइट में है, तो इसका मतलब ये मिडल पोजीशन हो जाएगी। बी और ई जो है, ई जो है बी के राइट में है, ई जो है वो बी के राइट में है, और ई इज ई की जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन है, ई इज ऑन द थर्ड पोजीशन फ्रॉम राइट ऑफ बी, बी के राइट से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर है, बी की राइट पोजीशन, ये बी की राइट में है, ई जो है वो बी के राइट में है, और बी के बारे में अगर कहना चाहेंगे तो बी जो है वो ई के लेफ्ट में है, 3 पोजीशन लेफ्ट, ई बी के राइट में है, ई जो है वो बी के राइट में है, लेकिन अगर मैं बी की बात कहना चाहता हूं, बी जो है वो ई के लेफ्ट में है, डी के भी लेफ्ट में है, सी के भी लेफ्ट में है, लेकिन बी जो है वो ए के राइट में है, ए के राइट में क्या है, बी है। ये तब है जब मैं क्या कह रहा हूं क्वेश्चन में, नॉर्थ फेसिंग। अगर नॉर्थ फेसिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं तो मेरा लेफ्ट सभी पर्सन्स का लेफ्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा, और मेरा जो राइट है, मतलब मुझे यहां से पता चल जाएगा ये जो सी है, सी अगर मैं आपसे कहता हूं कि सी के लेफ्ट में कौन है, सी के लेफ्ट, सी के लेफ्ट में कौन है, बी और ए है, सी के राइट में कौन है, सी के राइट में कौन है, डी है और ई है, सी के राइट में कौन है, डी और ई है, लेकिन ये तब है जब हम नॉर्थ फेसिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी क्वेश्चन में साउथ फेसिंग की बात करते हैं, साउथ फेसिंग की बात करते हैं, तो साउथ फेसिंग को हम इस वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं यहां से। लेकिन जो साउथ पोजीशन है इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, जैसे मैं पहले लेफ्ट, ये लेफ्ट कह रहा था, लेकिन अब ये मेरा राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ साउथ पोजीशन जो मेरा लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं यही कहता ये ए बी सी डी ई है इन केस ऑफ साउथ फेसिंग। अगर साउथ फेसिंग का क्वेश्चन है तो जैसे ये बी है, नॉर्थ फेसिंग के केस में होता तो बी के लेफ्ट में हम ए कहते, नॉर्थ फेसिंग का क्वेश्चन होता तो बी के लेफ्ट में हम ए को कहते, लेकिन अगर साउथ फेसिंग का क्वेश्चन है तो ये जो बी के राइट में है, ए जो है वो बी के राइट में है, और सी जो है वो बी के लेफ्ट में है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो साउथ फेसिंग का क्वेश्चन है उसमें लेफ्ट और राइट, मेरा लेफ्ट जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पीपल बैठे हुए हैं उनका राइट हो जाएगा, और मेरा जो राइट है वो उनका लेफ्ट हो जाएगा। तो साउथ फेसिंग में ध्यान रखना है, नॉर्थ फेसिंग में मेरा राइट उनका राइट, मेरा लेफ्ट उनका लेफ्ट, लेकिन साउथ फेसिंग के क्वेश्चन में मेरा लेफ्ट जो बनता है वो उनका राइट बन जाता है, और मेरा जो राइट है वो उनका लेफ्ट बन जाता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, और इनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और बीच में 2-3 जो मेन पॉइंट्स और आएंगे वो हम क्वेश्चंस में जैसे जैसे आते जाएंगे उनको यूज करते जाएंगे। तो लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड हमारा आज का जो फर्स्ट और इजी क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, ए पी आर एक्स एस एंड जेड
कितने हैं ये? 6 पर्सन हैं सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। ध्यान रखना है, डायरेक्शन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब मेरा लेफ्ट इनका लेफ्ट, मेरा राइट इनका राइट, सिंपल। एस एंड जेड आर इन द सेंटर। ध्यान दें, एस एंड जेड आर इन द सेंटर। टोटल 6 है, टोटल 6 है। 1 2 3 4 5 6, 6 है। अभी मुझे ये पता चला है एस एंड जेड आर इन द सेंटर। अभी आगे वाली लाइन से भी क्लियर हो रहा है, लेकिन अगर एस एंड जेड आर इन सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होगा कि ये जो दो पोजीशन है ये मेरी सेंटर की पोजीशन कहलाएगी। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता एस यहां है जेड यहां है या जेड यहां है एस यहां है। और मुझे साथ में ध्यान रखना है क्वेश्चन में नॉर्थ फेसिंग दिया हुआ है। नॉर्थ फेसिंग का मतलब मेरा लेफ्ट इनका लेफ्ट होगा और मेरा राइट इनका राइट होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट का भी हमें ध्यान रखना है। और साथ में क्या गिवन है, एस सीटिंग लेफ्ट ऑफ जेड। एस जो है वो जेड के लेफ्ट में है। तो एस यहां से देखो, ये जेड है ये एस है, या ये जेड है ये एस है। अगर मैं ये देखता हूं, पहले वाली कंडीशन देखता हूं, तो मुझे लग रहा है कि जो जेड है इस जेड के लेफ्ट में एस है, जेड के लेफ्ट में एस है, और यहां से मेरा जेड के राइट में एस है, जेड के राइट में एस है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एस इज सिटिंग इन द लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के लेफ्ट में है एस, और जेड के लेफ्ट में एस है। तो इसका मतलब मेरी ये जो दो पोजीशन है ये तो फिक्स हो गई, क्योंकि मैं यहाँ नॉर्थ फेसिंग का क्वेश्चन कह रहा हूँ। यानी इसका मतलब मुझे ये दो पोजीशन तो पता चल गई, एस थर्ड पोजीशन पर होगा और जेड फोर्थ पोजीशन पर होगा। अब आगे हम देखते हैं, ए एंड पी आर एट द एंड। ए और पी एंड पे हैं, एंड पे है, इसका मतलब अगर यहां ए होगा इस पोजीशन पर, अब मैं इसको रब कर देता हूं, अगर मेरा यहां ए होगा तो मेरा यहां पी होगा, या यहां एंड पे है जरूरी नहीं लिखा गया, और अगर मेरा यहां पी होगा तो यहां मेरा ए होगा। दोनों पोजीशन जरूरी नहीं अभी आप इसको लिखें, मैंने क्या कहा था इसको जरूरी नहीं है, लेकिन अभी हम कर रहे हैं तो हमें सारा सब कुछ पता चल जाए कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। इसके लिए मैंने ये वाला पार्ट दिया, अगली वाली कंडीशंस भी रीड करनी है आपने। क्वेश्चन को 2 बार रीड करके माइंड में सेट कर लें कि कौन सी कंडीशन हमें अरेंजमेंट में हेल्प कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग आप उस पार्ट को यूज करेंगे। लेकिन हमें सारी कंडीशंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए। ए एंड पी आर एट द एंड, आर इज सिटिंग, आर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ध्यान दें, बड़े अच्छा पॉइंट है, आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। एक तो वर्ड आ जाता है इमीडिएट और एक वर्ड आता है लेफ्ट ऑफ ए। मान लो मेरा ए यहां होता, मान लो मेरी यहां ए की पोजीशन यहां होती, ए की पोजीशन मेरी यहां होती, तो एक तो वर्ड होता लेफ्ट ऑफ ए। आर इज सिटिंग इमीडिएट वर्ड को भूल जाए, अगर ये होता आर इज लेफ्ट ऑफ ए, तो ये ए है, नॉर्थ फेसिंग की बात कर रहा हूं तो लेफ्ट यहां है, तो आर यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था। आर इज लेफ्ट ऑफ ए, आर इज लेफ्ट ऑफ ए का मतलब ए के लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वर्ड आ जाता है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इसका मतलब अगर ए यहां होगा तो आर यहां होगा उसके नेक्स्ट, इमीडिएट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। एक तो केवल वर्ड हो लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए में ए के लेफ्ट में कहीं भी हो सकता है, और एक वर्ड आ जाता है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो इसका मतलब ए से जस्ट पहले क्या है, आर होगा मेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं ये कहता यहां मेरे पास ए है, अगर यहां मेरे पास ए होता तो ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में आर, अरे 6 पोजीशन मैंने ले ली, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है, इससे पहले तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ ए होता तो आर इससे पहले कैसे होता, तो इसका मतलब ये वाली जो मैं पॉसिबिलिटी कह रहा हूं कि ए यहां और पी यहां, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ए यहां होगा, तभी तो ए के इमीडिएट लेफ्ट, ए के इमीडिएट लेफ्ट में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका मतलब अब मुझे पता चल गया कि यहां ए होगा और यहां ए होगा तो यहां आर होगा, और एंड पॉइंट पर ए और पी थे, ए यहां हो गया तो इसका मतलब पी यहां होगा। और भी कुछ है नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, एक बंदे को कैसे बिठाएं, 6 थे 5 को तो बिठा दिया, अरे सिंपल। जब 6 पोजीशन थी 5 पोजीशन हमने फिल कर दी, तो ये जो पोजीशन रह जाती है इस पे तो छठा बंदा ही होगा, कौन सा रह जाता है, एक्स, तो यहाँ एक्स होगा। तो इसका मतलब ये जो इनका पॉसिबल अरेंजमेंट था वो ये बन जाएगा, ये हमारा पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएगा
सीटिंग अरेंजमेंट जो हम बनाना चाहते थे। लेकिन साथ में अब हमें कह दिया हु इज सिटिंग जस्ट टू द राइट ऑफ पी। हमसे पूछा गया कि पी के जस्ट राइट, जस्ट राइट पी, ये पी है, पी के जस्ट राइट कौन है, पी के जस्ट राइट एक्स, पी के जस्ट राइट कौन है, एक्स है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्स इज, क्या लिखेंगे, एक्स इज सिटिंग जस्ट टू द राइट ऑफ पी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, सॉल्व करें, बिल्कुल इजीली कर पाओगे। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि कैसा लग रहा है आपको। लाइक भी बनता है, वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन ए बेंच फेसिंग साउथ। साथ में ध्यान रखना, सबसे पहले डायरेक्शन को तो सबसे पहले पढ़ो लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन में। साउथ है, साउथ है, इसका मतलब ये मेरा राइट हो जाएगा, मेरा लेफ्ट वाला जो पार्ट था वो राइट हो जाएगा, और जो राइट वाला पार्ट था वो लेफ्ट हो जाएगा। और 5 की बात कर रहे हैं, ये 5 पीपल्स हैं, ए बी सी डी ई, इनको यहाँ हमने बिठाना है, बेंच है ये, बेंच पे 5 पोजीशंस हैं, साउथ फेसिंग में हमने इसको बिठाना है। तो ये साउथ फेसिंग का क्वेश्चन हो जाता है। ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई। तो ए जो है वो बी और ई के राइट में है। अभी यहां नहीं बिठाना, स्टार्ट कर दूं मैं ए बी ई को, अगर मैं चाहूं तो अलग से लिख लेता हूं, ए जो है वो बी और ई इन दोनों के राइट में है। मुझे क्या पता, क्योंकि वो राइट है मेरा, मेरा जो लेफ्ट होता है वो साउथ फेसिंग में राइट बन जाता है। ए जो है वो बी और ई के राइट में है, तो इसका मतलब बी और ई, ये नहीं पता पहले बी आएगा या ई आएगा, अभी हमें ये नहीं पता ए बी और ई कहां आएगा, लेकिन मुझे पता है यहाँ जो होगा, यहाँ जो है, इसका मतलब मुझे ये पता चल जाता है यहाँ बी और ई नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके राइट में ए होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना यहाँ ए मिलेगा, क्योंकि ए उन बी और ई के राइट में है। तो लेकिन वो हमने नहीं मेंशन करना कि ए यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ नहीं होगा। ये तो मैं आप लोगों को जो पॉसिबिलिटीज होती हैं इसके लिए मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। नहीं तो हमने क्या करना है, इसको रीड करना है क्वेश्चन को, और जो मेरा फिट बैठता है कि ये यहाँ हो जाएगा उसको हमने राइट डाउन करना है। लेकिन भी इसका मतलब ए इज द राइट ऑफ बी एंड ई का मतलब क्या है कि हमें माइंड में होना चाहिए ए यहाँ है, लेकिन जो क्लू मिलता है उसके अकॉर्डिंग देखें, एंड ई इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। ई का मुझे पता चल गया, ई कहाँ है, ई इज ऑन द लेफ्ट एंड, लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, एंड, ये हो गया, और एंड पर है, इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि ई यहाँ होगा, यानी ये वाला पार्ट मेरा यूज हो गया, ई इज ऑन द लेफ्ट एंड वाला पार्ट यूज हो गया। सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड, जो राइट एंड, ये राइट एंड है, यहां से सी जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, यानी मुझे पता चल गया सी यहां होगा। जो मुझे एग्जैक्ट पता चल गया उसको मैं मेंशन करता जाऊंगा, बाकी जो है वो मैं साइड में कहीं लिख लूं या माइंड में रख लूं कि भी मैंने इस पॉइंट को यूज नहीं किया है, वो मेरी मर्जी है। लेकिन हमारा काम क्या है कि जो एग्जैक्ट पता चलते जाए उसको लिख लें, या ऑप्शन जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उन पॉसिबिलिटीज को हम साइड बाय साइड लिखते जाए। सी इज इन द सेकंड पोजीशन, ये भी हो गया। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी सी, बी, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, कोमा, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए बी से नेक्स्ट है। अब ये देखो, इसका मतलब ये जो पोजीशंस बचती है, वैसे तो यहीं से क्लियर हो जाता है, ए इज नेक्स्ट टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए यहां होगा, ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा, ए यहां होगा, बी यहां होगा, क्योंकि ए राइट में था, ए राइट में था, तो ए यहां होगा, बी यहां होगा। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, वैसे भी आप देख रहे हो डी ही बचा है, तो डी यहां आ जाएगा। अभी तो बाकी और कंडीशंस रह गई, लेकिन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ, बाकी जो कंडीशंस हैं वो देख लो क्या है, ये उनको सेटिस्फाई करता है। C is sitting next to D, C is sitting next to D हो गया। D is not sitting with E, D is not sitting with E, भाई D यहाँ है और E यहाँ है,
डी और ई एक साथ नहीं बैठे हैं। ए एंड सी आर सिटिंग टूगेदर, ए एंड सी आर सिटिंग टूगेदर, यानी वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। बस इसका मतलब हमारा अरेंजमेंट ओके है। और अब हमारा इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, कौन सी पोजीशन पर ए सिटिंग है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ए किस पोजीशन पर है? क्या कहेंगे? ए किस पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर। चाहे बाई चांस इस क्वेश्चन में मिडल में भी कह सकते हो, लेकिन पोजीशन तो हम बता रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बता दें तो वो भी अच्छा है। थर्ड पोजीशन फ्रॉम राइट, थर्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, मिडल पोजीशन सेंटर में है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई थिंक इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को समझें, उनका मीनिंग माइंड में सेट करें और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक फैमिली फोटोग्राफ की बात चल रही है। वाइल पोजिंग ए फैमिली फॉर ए फैमिली फोटो, फैमिली फोटो है, कोई भी कहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन उस फैमिली फोटो में कौन कहाँ खड़ा है उसके बारे में बात की जा रही है। फादर इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ द सन एंड लेफ्ट ऑफ द ग्रैंडफादर, द मदर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ हर डॉटर एंड राइट ऑफ द ग्रैंड मदर हु इज सिटिंग इन द मिडल, मिडल में कौन बैठा है ये बताना है हमने। अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है नॉर्थ है या साउथ फेसिंग है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग मतलब ये मेरी लेफ्ट पोजीशन और ये मेरी राइट पोजीशन, मेरा लेफ्ट उनका लेफ्ट, मेरा राइट उनका राइट, और इसमें 5 है, 5 है, तो यानी 1 2 3 4 5। द फादर इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ द सन, सन के राइट में है फादर, फादर जो है वो सन के राइट में है, तो इसका मतलब पहले यहां फादर होगा तो यहां सन होगा। फादर जो है वो सन के राइट में है एंड फादर इज द टू द राइट ऑफ सन, गलत बना दिया ना देखो, यानी ये सन होगा, सन के राइट में फादर है, सन के राइट में फादर है, सन के राइट में फादर एंड लेफ्ट ऑफ द ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर के लेफ्ट में है, तो ये मान लो ग्रैंड मदर है, तो इसका मतलब फादर जो है वो ग्रैंड मदर के लेफ्ट में हो गया। एक तो ये इन 3 की पोजीशन बनेगी, लेकिन ये 3 यहां है कहां है वो अभी हमें नहीं पता, तो इसलिए मैंने एक बार साइड में लिख लिया इसको। द मदर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ हर डॉटर, मदर जो है वो किसके? डॉटर के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब अगर ये डॉटर होगी तो ये उसकी मदर होगी, डॉटर के लेफ्ट में मदर है एंड राइट ऑफ द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर जो है ग्रैंड मदर के राइट में है, कौन? मदर एंड राइट ऑफ द ग्रैंड मदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रैंड मदर है तो इसके राइट में, इसके राइट में ये एम है, तो इसका मतलब मेरी ये पोजीशन क्या बन जाएगी? ये सन हो जाएगा, ये फादर हो जाएगा, ये ग्रैंड मदर हो जाएगी, यहां मदर आ जाएगी और यहां डॉटर, ये हमारा अरेंजमेंट बन जाएगा। और इसमें एक और बात मैं बताना चाहूंगा, ये देखें यहां जो ये वर्ड है मदर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डॉटर एंड, यहां वर्ड आ गया इसको, ये जो वर्ड है एंड, अब ये जो वर्ड एंड है, एंड राइट ऑफ द ग्रैंड मदर, किसके बारे में कहा गया है? मदर के बारे में कहा गया है या डॉटर के बारे में कहा गया है? मैंने क्या यूज किया? मदर, मैंने यूज किया मदर इज राइट ऑफ द ग्रैंड मदर, मदर इज राइट ऑफ द ग्रैंड मदर यूज किया, मैंने डॉटर वाला, डॉटर इज राइट ऑफ ग्रैंड मदर वाला यूज नहीं किया। यहां ध्यान रखना है, यहां जो वर्ड है, अगर यहां वर्ड एंड है, यहां वर्ड एंड है, बट है, वाइल है, या कोमा आ जाता है, या कोमा के साथ इज आ जाता है,
कोमा लगा दिया और इज लिख दिया। तो इसका मतलब यहाँ जो इसका रिलेशन बताया गया है, इससे जो दूर वाला है, डॉटर पहले आ गई, मदर बाद में है ना, तो जो दूर वाला है मदर जो वर्ड है उसके साथ है। मदर इज राइट ऑफ द ग्रैंड मदर, इसका मतलब ये है। अगर बट, वाइल, कोमा, कोमा इज या एंड ये वर्ड आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है। लेकिन अगर यहाँ एंड के प्लेस पर ये जो वर्ड है एंड, यहां मेरा एंड के प्लेस पर यहां हु आ जाता है, हु, होम, हु, विच, अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ ये वाली बात जो है वो नजदीक वाले के लिए कही गई है। अगर हु आ जाता है, यहाँ वर्ड होता हु, तो इसका मतलब होता है डॉटर जो है वो राइट ऑफ ग्रैंड मदर है, डॉटर जो है वो राइट ऑफ ग्रैंड मदर है। यानी यहाँ जो वर्ड आप देख रहे हो इनमें से अगर कोई वर्ड है तो इसका मतलब वो दूर वाले के साथ रिलेशन दिखाया गया है। तो मदर और डॉटर में से मदर दूर की तरफ लिखा हुआ ना, तो मदर इज राइट ऑफ ग्रैंड मदर कहा गया है। लेकिन अगर यहाँ एंड के प्लेस पर हु, होम, हुज, विच अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो इसका मतलब पहले वाले जो इसके नजदीक आ जाएगा, जो पहले आएगा उसके लिए कहा गया है। तो अब इसमें हमारा क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो गया। हु इज सिटिंग इन द मिडल, मिडल में कौन है, देख लो कौन है, क्या कहोगे मिडल में, ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर इज सिटिंग इन द मिडल, और ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखें क्या कहा गया है। 5 persons आर स्टैंडिंग इन वन लाइन, वन लाइन में बैठे हैं, स्टैंडिंग है, खड़े हैं वन लाइन में। वन ऑफ द 2 persons एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड मतलब कितने हैं ये, 5 है। 1 2 3 4 5, ये 5 है। कोई कहा है इसमें एन एडवोकेट इज राइट ऑफ द स्टूडेंट, अथर इज लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन, व्हाट इज द पोजीशन एडवोकेट फ्रॉम लेफ्ट राइट, जो भी है क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ मेंशन नहीं है, इसका मतलब नॉर्थ हम लेंगे। नॉर्थ का मतलब ये लेफ्ट पोजीशन होगी, ये राइट साइड होगी, और नॉर्थ फेसिंग हम मान रहे हैं कि ये नॉर्थ फेसिंग का क्वेश्चन है। वन ऑफ द 2 पर्सन एक्सट्रीम एंड इज ए प्रोफेसर एंड अदर इज ए बिजनेसमैन। एक्सट्रीम एंड पे ये नहीं बताया कि कहां है। मान लो यहां प्रोफेसर होता तो यहां बिजनेसमैन होता, और अगर यहां जो है बिजनेसमैन होता तो यहां मेरा प्रोफेसर होता। मुझे ये पता चला इस लाइन से, एक्सट्रीम एंड पे है। एन एडवोकेट इज टू द राइट ऑफ स्टूडेंट, एडवोकेट जो है वो स्टूडेंट के राइट में है, तो इसका मतलब स्टूडेंट के राइट में है, तो इसका मतलब स्टूडेंट अगर यहां होगा तो उसके बाद आगे जो मुझे मिलेगा उसके राइट में, वो मुझे क्या मिलेगा, एडवोकेट। मुझे आइडिया मिल गया कि स्टूडेंट के राइट में एडवोकेट है, एन एडवोकेट इज टू द राइट ऑफ स्टूडेंट, एन अथर इज टू द, ऑथर इज, ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन। इस लाइन से मुझे ये जो क्लू था, पहले वाला जो ये क्लू था, उसके साथ मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने साथ में मेंशन कर लिया कि जब एक बार रीड कर लिया तो इस टाइप की पोजीशन होगी। मुझे इसके साथ ये वाली जो लाइन है इसको यूज करना चाहिए था। एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, ऑथर जो है वो बिजनेसमैन के लेफ्ट में है, तो क्या यहाँ बिजनेसमैन हो सकता है? भाई अगर यहाँ बिजनेसमैन होगा तो लेफ्ट में ऑथर होना चाहिए, उसके लेफ्ट में कैसे हो जाएगा? इसका मतलब यहाँ बिजनेसमैन नहीं होगा और यहाँ प्रोफेसर नहीं होगा। इसका मतलब मुझे ये पता चलता है कि ये जो पोजीशन है यहाँ प्रोफेसर की पोजीशन है और ये बिजनेस मैन की पोजीशन है। ये दो पोजीशन मुझे क्लियर हो गई, और यहां से मुझे एन ऑथर इन द लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन, तो यहाँ लेफ्ट ऑफ में ऑथर हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एडवोकेट, वो तो बात की बात है। इसका मतलब ये स्टूडेंट और एडवोकेट रह गए, तो स्टूडेंट और एडवोकेट का मतलब यहाँ स्टूडेंट होगा और यहाँ एडवोकेट होगा, तो ये हमारा फिल हो जाएगा, जो गिवन कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एडवोकेट फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट इस लेफ्ट साइड से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो क्या होगा, कौन सी पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन।
क्या कहोगे, एडवोकेट जो है वो फ्रॉम लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पर होगा, थर्ड पोजीशन पर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 11 फ्रेंड्स, 11 फ्रेंड्स देख के ही हम डर जाएंगे, हो 5 6 से सीधा 11, कोई खास बात नहीं है, 11 है तो 11 का सीटिंग अरेंजमेंट बना देंगे, क्या है। 11 friends MNOPQRSTUVW are sitting in first row of the stadium watching a cricket match. कहीं कुछ, आई थिंक कहीं नॉर्थ साउथ कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब हम नॉर्थ फेसिंग लेकर चल रहे हैं। M is second to the right of Q, इस इसको यूज करने से नहीं, हु, देखो ये हु वर्ड आ गया, हु वर्ड के लिए मैंने आपसे क्या बताया था, हु का मतलब इसके लिए वर्ड यूज किया गया है, हु, हुम, हु, जो ये वर्ड है इसके लिए। अगर यहां एंड होता तो एम के लिए यूज होता। तो इसका मतलब हु इज एट वन ऑफ द एंड, मतलब जो 11 है मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 पोजीशन, इन 11 पोजीशंस में से एम जो है वो सेट, ये, और क्वेश्चन में फेसिंग गिवन नहीं है, इसका मतलब ये मेरी लेफ्ट हो जाएगा साइड, नॉर्थ फेसिंग हम लेंगे, नॉर्थ फेसिंग का क्वेश्चन, और ये हमारी राइट वाली केस हो जाएगा, लेफ्ट राइट, मेरा लेफ्ट इनका लेफ्ट, मेरा राइट इनका राइट। लेकिन साथ में अभी इसको हम पहले यूज नहीं कर पाते क्योंकि एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में है, सेकंड है, एक छोड़ दो अगला है, अभी यहां भी हो सकता था क्यों, उससे एक आगे, एक छोड़ के आगे, यहां क्या होता तो ये 2 हो जाता, यहां क्या होता तो वहां हो जाता, कितनी पॉसिबिलिटी बनाएंगे, इसीलिए क्या था पॉजिटिव क्लू। लेकिन बाई चांस हमें यही क्लू दे दिया, हु इज एट ऑन द वन एंड, क्यू जो है वो या तो इस एंड पे है या इस एंड पे है। अब यहां से देखो, एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, एम जो है वो क्यू के राइट में, अगर क्यू यहां आ गया तो क्यू के राइट में एम कैसे जाएगा, क्योंकि 11 पोजीशन तो हमारी ये है, इसका मतलब क्यू यहाँ नहीं होगा, मुझे ये पता चल गया, जो मुझे पता चल जाता है ना एग्जैक्ट, उसको हम लिख देंगे, ये क्यू यहाँ है और एम इज सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड राइट, तो इसका मतलब एम यहाँ है, तो इसका मतलब मैंने इन दोनों पार्ट्स को तो यूज कर ही लिया। इसके बाद हम आते हैं, V इज इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N, ये एंड जो है वो नहीं है, ये वाला एंड आगे के लिए है क्योंकि M एंड N पर रुक गया ये पार्ट, तो V इज इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड N, M और N का है, तो M तो ये हो गया, अब मुझे N का और पता चल जाए तो उनका जो नेबर है वो V है, वैसे V M और N का नेबर कह दिया तो दोनों का नेबर बनना चाहिए, लेकिन अगर मान लो मैं केवल ये कहता कि V इज नेबर ऑफ M, अगर इस क्वेश्चन में यहां तक होता V इज इमीडिएट नेबर ऑफ M होता तो इसका मतलब V यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था, लेकिन अब मुझे वैसे क्लियर हो जाता है कि V यहां नहीं हो सकता, क्योंकि V यहां क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि V को इसने N का नेबर भी कहा है, V इज नेबर ऑफ N, इसका मतलब यहां तो नेबर कैसे बनेगा, इमीडिएट नेबर कैसे बनेगा ये इसका, तो इसका मतलब V यहां नहीं होगा, यहां आगे होगा, और साथ में क्या कह दिया, N एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, एंड है वर्ड यहां। अब ये जो वर्ड है, ये वाला एंड को मत लेना, इस एंड थर्ड जो वर्ड यूज कर रहा है, यानी ये जो एंड है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस किसके बारे में कहा गया है, सोचो, वी के बारे में, एम के बारे में, या एन के बारे में। यहां मैंने आपको बताया था, यहां वर्ड अगर एंड आ गया तो दूर वाला किसके बारे में कहा गया, वी, यानी वी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, वी इज टू द थर्ड ऑफ लेफ्ट ऑफ एस, एस के से थर्ड, इसका मतलब अगर V यहां है, इसका मतलब V यहां है, तो यहां V जो था वो M और N का नेबर था, तो इसका मतलब N यहां मिलेगा, और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, यानी 1 2 3 S मुझे यहां मिलेगा, S, S मुझे यहां मिलेगा, S से थर्ड 1 2 3, थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, S से 1 2 3, कौन, V, V is third left to the
एस से 3 पोजीशन पर लेफ्ट में, लेफ्ट से 3rd पोजीशन पे चले जाओ। तो यानी इसका मतलब मैंने इसको भी कंप्लीट यूज कर लिया, अच्छी बात है। जो पॉइंट रह जाता है उसको माइंड में रखेंगे या सर्कल करेंगे कि हाँ इस पॉइंट को मैंने यूज नहीं किया है। अब देखिए टी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, अभी मेरा इसमें नहीं यूज हो सकता, टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, लेकिन टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में, पी के लेफ्ट में टी है, तो पी के लेफ्ट में टी है, तो मुझे अभी नहीं पता पी कहाँ आएगा, लेकिन मैं एक बार लिख लेता हूं, ये पी है, पी से पहले इमीडिएट लेफ्ट कह दिया, अगर केवल वर्ड लेफ्ट होता तो पी के बाद ये यहां भी टी हो सकता था, उससे पहले कहीं और भी टी हो सकता था, लेकिन अब मुझे ये पता चल गया कि टी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, इसका मतलब टी और पी की ये पोजीशन तो बनेगी बनेगी, टी और पी एक साथ आएंगे, यहां आए, इसका मतलब पहले तो कहीं आ ही नहीं सकते, वो यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको फिल आउट नहीं कर रहे। टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, यहां खत्म हो गया। उसके बाद है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, थर्ड टू द राइट ऑफ यू, कहा कौन, एंड वर्ड है, तो टी थर्ड है या पी थर्ड है, एंड है तो बाद वाला दूर वाला, यानी टी, क्या कह रहा हूं, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ यू, टी की पोजीशन यू से 3rd पोजीशन बनेगी, लेकिन यू के राइट में, तो यू के राइट में, यू के राइट का मतलब क्या बन जाता है, एक पोजीशन ये, दूसरी पोजीशन ये, तीसरी पोजीशन ये, अगर यहां यू है, अलग से बना लेता हूं एक बार मैं, यू के 3rd राइट, यू के बाद 1 2 3, मतलब यू का जो 3rd राइट होगा उस पर कौन है, टी है, यू का 3rd राइट, यू का राइट 3rd राइट, 1 2 3 3rd राइट पे टी है, ये मुझे पता चल गया। अब आगे क्या है, ये भी हो गया, आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी, आर जो है, आर जो है वो पी के राइट में है, नेक्स्ट, तो इसका मतलब यहां मेरे पास क्या मिलेगा, आर, एंड पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड राइट में, तो इसका मतलब ओ पहले मिलेगा और पी बाद में मिलेगा, लेकिन सेकंड है, सेकंड है तो ये पी आया, तो सेकंड का मतलब, सेकंड का मतलब अगर देखोगे, सेकंड का मतलब देखोगे तो यहाँ ओ यहां मिलेगा ना, ओ का सेकंड राइट में पी है, ओ के सेकंड राइट में पी है, ये हो गया मेरे पास, और कंप्लीट भी हो गया, तो इसका मतलब एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इसको मैं यहां इसमें कैसे फिट कर सकता हूं, ये देखो, अगर मैं इस पूरे को उठा के यहां रखूं, यहां मेरे पास ये पोजीशन ब्लैंक है, मेरे पास ये पोजीशन ब्लैंक है, और यहां मेरे पास एक पोजीशन फिल है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से देखने में क्या लगता है कि ये जो पोजीशन ब्लैंक है, अगर यहां एस हो तो यानी इसका मतलब यहां मेरा यू हो जाएगा, फिर एस हो गया, फिर ओ, फिर टी, फिर पी, और फिर आर, और ये जो पोजीशन है एक ये रह जाती है, मेरे पास एम आ गया, एन आ गया, ओ, पी, क्यू, क्यू भी आ गया, आर, एस, टी, यू नहीं आया, यू भी आ गया, यू, वी, डब्ल्यू नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये जो पोजीशन रह जाती है, ये पोजीशन क्या होगी, डब्ल्यू, तो ये हमारा जो अरेंजमेंट है वो बन जाता है, इसके लिए अरेंजमेंट। अब इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या है, एक बार मैं यहां इसको लिख लेता हूं, क्यू डब्ल्यू एम वी, क्यू डब्ल्यू एम वी, एन यू एस ओ, एन यू एस ओ, टी पी आर, टी पी आर, ये बना है हमारा अरेंजमेंट। तो अब इसमें क्या क्या है, हु इज सीटिंग इन द सेंटर ऑफ रो, टोटल 11 थे, तो सेंटर में क्या कौन सा हो जाएगा, 6th पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यू, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, यू, यू इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रो, पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। विच मेंबर्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में कौन कौन से मेंबर बैठे हैं, एस, एस का राइट, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग था, एस का राइट कौन कौन है, ओ टी पी एंड एस, ओ टी पी एंड, ये अंकल लिख दिया, टी पी आर है, ये आर है, तो ओ टी पी एंड आर,
ये हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी के इमीडिएट नेबर को, इमीडिएट नेबर पूछ लिया तो इमीडिएट लेफ्ट और राइट दोनों आ जाएंगे। टी, टी कहाँ है, ये टी है, तो टी के इमीडिएट नेबर क्या होंगे, ओ एंड पी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओ एंड पी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ क्यू एंड पी, फोर्थ पार्ट में, इफ क्यू एंड पी, ओ एंड एन, एम एंड टी, डब्ल्यू एंड आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, इंटरचेंज देयर पोजीशन मतलब क्यू और पी, क्यू है इस क्यू के प्लेस पर, इस क्यू जो है इस क्यू के प्लेस पर पी आ जाए और पी के प्लेस पर क्यू आ जाए। ओ एंड एन, ओ का एन हो जाए और एन के प्लेस पर ओ आ जाए। एम एंड टी, एम जो है वो टी बन जाए और टी जो है वो एम की पोजीशन ले ले, इंटरचेंज कर ले पोजीशन। डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है, ये आर हो जाए यहाँ और यहाँ ये हट के डब्ल्यू हो जाए, तो क्या हुआ, ये तो चेंज हो गए, वी एज इट इज, यू एज इट इज, एस एज इट इज, तो हमारे पास ये बन जाएगा पोजीशन। देन हमें बताना है, देन विच पेयर ऑफ फ्रेंड्स इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, ये हमने इंटरचेंज करके ये बना दिया, तो अब पूछा गया देन विच पेयर ऑफ फ्रेंड्स इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम एंड्स पर कौन कौन है, पी एंड डब्ल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा, पी एंड डब्ल्यू, तो इस पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पी एंड डब्ल्यू। आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चंस, बस मजा आता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आज इतना ही करेंगे लीनियर अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस हम। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।